नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम बीए भाग प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में विशलदेरास काव्य उसके व्याख्या खंड को पढ़ेंगे। हमने पहले विशलदेव काव्य की कथा, उसकी कथा वस्तु का, उसकी कहानी का अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि किस तरह से ये राजस्थानी प्रेमाख्यान काव्य अपने आप में हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाला, गृहस्थी की शुद्ध शिक्षा देने वाला, पारिवारिक मूल्यों को जीवंतता और जीवटता प्रदान करने वाला ये काव्य है। कैसे एक सूरवीर अपने प्रण का पक्का होता है, कैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने प्रण के सामने दुनिया की सारे सुखों को तिलांजलि दे देती है, ऐसा इस कथा में हमने पढ़ा। आज हम उसके कुछ चुनिंदा अंश, जो 10 पद आपके इस पाठ्यक्रम में लगाए गए, उनमें से कुछ पदों की व्याख्या उसको पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा में व्याख्या आती है। आपसे आग्रह में यही करूँगा कि जैसे जैसे समय मिलता है आप यहाँ की व्याख्या के साथ में उस काव्य का अध्ययन, पूरे काव्य का अध्ययन भी करें, क्योंकि चुनिंदा अंश आपके पाठ्यक्रम में लगाए जाते हैं और उसका उद्देश्य, जो हमारी पाठ्यक्रम निर्मात्री समिति है, उसका उद्देश्य रहता है कि हम जब जिस काव्य का आपसे परिचय करवाते हैं उस काव्य को संदर्भ ग्रंथ के रूप में आप पूर्ण रूप से पढ़ें, ताकि उसकी जानकारी आपको हो। तो हिंदी साहित्य में राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी साहित्य का ये पाठ आपके यहाँ पर है, विशलदेरास और ढोला मारू। ढोला मारू का अध्ययन हमने पहले किया। विशलदेरास, कल हमने जो कथा आपने देखी, उसी कथा में से ये तीसरे भाग में से आपके पाठ्यक्रम में 10 पद लगाए गए। पहला पद, तीसरा जो भाग है इसका, वियोग, संदेश और पुनर्मिलन, ये तीसरे भाग के भी 3 खंड है। हमने कहानी में पढ़ा था कि जब राजा विशलदेव अपनी महारानी राजमती की बात को सुन करके, उड़ीसा के राजा की, वहाँ के हीरों के खानों की बात सुन करके उड़ीसा के लिए प्रस्थान कर जाता है। महारानी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक नहीं सुनता है। राजा के जाने से महारानी राजमती दुखी हो जाती है और विरह की आग में जलती है। वहीं से, उस विरह के खंड से ये पद है। पहला पद, गज गमणि मृग लोचनी नार, शीस संभरई दिन गणे, सायधन उभी राज दुआर, नाहन देसे चहु दिशा, जिण काया हो ओलगाणरी नार, जाए दिहाड़े झूरता। ये पहला पद है। रोज जो राजा उस महल में, शयन कक्ष में, महारानी के रंग महल में रहता था, आज वो गजगमनी माने हाथी जैसे चलने वाली औरत की चाल का उसकी प्रशंसा है। हाथी की तरह मस्त, गहवरियो गजराज मद सकियो चाले मत, वो मस्त होकर के चलती है। वो गजगमनी, हाथी जैसी चाल वाली वो औरत, वो नारी, वो राजमती महारानी, मृगलोचनी, हरिणी जैसे आंखों वाली वो सुंदर अप्रतिम सुंदरी वो राजमती, शीस संभरई दिन गणे, मुश्किल से अपने सर को संभाल पाती, विरह में इतना परेशान, सर उठाने की हिम्मत नहीं। दिन गिनती है, कैसे कितने दिन आज राजा को हो गए, उड़ीसा पहुंच गए होंगे, अब वापस आ रहे होंगे, आज वापस आए, कल वापस आए, इंतजार की घड़ियां। शीस संभरई दिन गणे, सायधन उभी राज दुआर, नाहन देसे चहु दिशा। सायधन औरत को ही कहते वो सायधन, वो महारानी राजद्वार पर उभी माने खड़ी, राजस्थानी भाषा है। वो खड़ी अपने पति का इंतजार करती है कि राजा विशलदेव आएंगे और उनका स्वागत करेंगी। राजद्वार पे खड़ी रहती हैं, शारीरिक क्षमता दुर्बल हो चुकी है, लेकिन अपने पति के आगमन में वो प्रतीक्षारत है, उनके स्वागत के लिए राजद्वार पे खड़ी है। लेकिन नाह न देसे चहु दिशा, नाह कहते पति को, लेकिन उसका पति चहु दिशा, चारों दिशाओं में कहीं भी नजर नहीं आता है। चारों तरफ दृष्टि दौड़ा करके देखती है,
लेकिन पति नजर नहीं आता है। क्षीण काय हो ओलगान रीनार, जाय दिहाड़े झूरता। ओलगान, ओळग शब्द से ओलगान बना, ओलियों से ओळग। ओळग माने स्मृति, याद, ओळू आना, और ओळग अलग होना, इससे भी ओळग शब्द है। तो प्रदेश जाने वाले को ओलगान कहते हैं, प्रदेशी हो जाना, विदेशी हो जाना। उसका राजा प्रदेश चला गया उस ओलगान की नार, उस विदेशी प्रदेशी राजा की नारी, वो पत्नी, वो राजमती, विशलदेव की घरनार, वो क्षीण काय हो रही है, शरीर दुर्बल हो गया, रोज विरह की आग में झुलसते हुए पतली हो गई, दुबली हो गई। जाय दिहाड़े झूरता, दिहाड़ा कहते हैं दिन को, उसके दिन झूरते झूरते व्यतीत हो रहे हैं। झूरना माने याद करना, स्मृति में बिलखना, तड़पना, उसको झूरना कहते हैं। तो झूरता, रानी झूरती है, अपने राजा की याद में तड़पती है, बेचैन रहती है, रात दिन चिंतन करती है कि कब मेरे पति घर आए। इसी चिंता में वो राजा को याद करती है। उसके दिन इसी तरह से अपने पति को याद करते हुए व्यतीत हो रहे हैं। पहला पद, विद्यार्थी इस व्याख्या को समझें, क्योंकि व्याख्या आपकी परीक्षा में आती है। उस दृष्टि से भी आपको परीक्षा में व्याख्या करनी है, और इस काव्य को समझने की दृष्टि से भी आपको इस व्याख्या खंड को ध्यान से पढ़ना है। तो पहले पद में ये आप समझे कि महारानी राजमती अपने महल में, अपने राजमहल के द्वार पर खड़ी हैं, राजा का इंतजार कर रही हैं। चारों तरफ उसको कहीं भी अपना पति नजर नहीं आ रहा है। वो अपने पति के इंतजार में क्षीण काय हो गई है। उस प्रदेशी राजा, प्रदेशी पति को झूरते हुए, उसकी याद में, उसकी स्मृति में एक पर एक दिन व्यतीत करती है। अगला पद देखिए। सुने सहेली कहूँ एक बात, महारई फरिकऊ दक्षिण उगात। मैं की ये होली खेल न जाय, ओलगाना की गोरडी, आंगुली काढ़ता निकलई वाह। ये लौकिक शैली का काव्य है, गेय शैली में काव्य। सुने सहेली कहूँ एक बात, क्या होता है कि जो प्यार का पौधा है वो नित्य प्रति सूखता है, नित्य प्रति पल्लवित होता है, नए नए दुख लेकर के आता है। रानी को कभी सपना आ जाता है, कभी उनिद्रा की स्थिति में, तंद्रा की स्थिति में रहती है तो लगता है पति आ गए, विशल देव आ गए। कभी कुछ शकुन होते हैं शरीर की कुछ क्रियाओं से। हमारे यहाँ पर शगुन में है, यदि दक्षिण गात फरूकता है, दाहिना गात, दाहिना शरीर औरत का, तो फिर उसे आंख फरूके दाई, तो वीर मिले का साई। तो वो किस तरह से संयोग है, शगुन शास्त्र के नियम है। तो महारानी कहती है, सुने सहेली कहूँ एक बात, माँ कई भरी के दक्षिण उगात, दक्षिण गात मेरा फरूक रहा है। मेरे पति कैसे होंगे, किस स्थिति में होंगे, सहेलियों से बात करती है, चिंता की स्थिति में रहती है, परेशानी होती है, कभी मिलने की उत्कंठा जगती है, तो कभी पति के लिए चिंता। मैं कि ये होली खेल न जाए, वो कहती है होली खेलने के लिए जाने का चिंतन आता है, पति के साथ में होली खेलती है। ओढ़ गाना की गोरडी, आंगुली काढ़ता निगली जे बाह। ओढ़ गाना वो विदेशी पति, उसकी याद में, उसकी स्मृति में, आंगुली काढ़ता निगली जे बाह। अंगुली की तरह बाहें हो गई है, पतली पड़ गई। तो वो अंगुली निकालना चाहती है तो बाह सामने आ जाती, इतनी पतली, इतनी कृशकाय हो गई है, इतनी दुबली पतली हो गई है। राजमती अपने प्रियतम की याद में वो अपने पति की बातें अपनी सहेलियों से करती है, कभी कुछ कहती है, कब कुछ कहती है, बहक जाती है। विरह की आग को, विरह के उस समय को सहन नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में राजमती अपने पति का इंतजार करते हुए समय को व्यतीत करती है, दुख के दिनों को व्यतीत करती है। अगला एक एक छोड़ करके पद है, कुछ कुछ बीच में कहानी। रानी की उस विरह की स्थिति को, व्याकुलता को देख करके सखियां, सहेलियां, दास दासियां, नौकर चाकर सब दुखी होते हैं। जिनके साथ में रहते हैं उनको स्नेह भी होता है,
दूतियाँ समझाने आती है। मैंने पहले कहानी में आपको समझाया था, एक बूढ़ी दूती आती है। दूती बात कहे समझाए, गोरी मूसणी करी मन ही रिसाए। पूछे बात सा गोरड़ी, रात दिवस थारी है चींत। कयऊ हमारऊ जय सुनई, नीको पटुओ करि दे उमीत। दूती आती, दूती बात कहे समझाए। दूती समझा करके बात कहती। गोरी मूसणे करे मन ही रिसाए। हे गोरी, मेरी बात को समझ, अपने आप को कष्ट मत दे, मन से रूठ मत। अपने आप से क्यों रूठ गई तू? राजा चला गया, अपने इस रीस को, अपने क्रोध को, अपने विरह को मिटा दे। राजा के जाने से इतनी दुखी होकर के बैठ गई है। पूछे बात सा गोरडी, यदि मुझसे बात पूछे, सारी सखियां सहेलियां सब तुम्हारी चिंता करती है। रात दिवस थारी है चीत, सब रात दिन तुम्हारी चिंता करती है। और दूती राजमती से कहती है कि वो राजा तुम्हारी चिंता कर रहा होता है क्या? तुम क्या सोचती हो कि विशलदेव तुम्हें याद करके इतना चिंतित हो रहा है? वो तो अपनी मस्ती में रह रहा होगा, कहीं आनंद कर रहा होगा, उसको कोई दूसरी महारानी मिल गई होगी, उड़ीसा में जा करके पता नहीं क्या कर रहा होगा। तू यहाँ पर उसकी याद में, चिंतन में दिन रात सूखती चली जा रही है। इसलिए दूती उसे प्रस्ताव देती है। किस तरह से जीवन में भटकाव आते हैं। कैकेयी को मंथरा ने जैसा प्रस्ताव दिया कि भरत को राजा बना ले और राम को वनवास दिला दे, उससे लोक निंदा की पात्र बन गई कैकेयी। उसी तरह से यहाँ पर दूती राजमती के सामने प्रस्ताव रखती हुई कहती है कि तुम्हारी चिंता का निवारण हो जाएगा। मैं जो कहती हूँ वैसा कर। यदि मेरी बात मानती है तो रात दिन मैं तो तुम्हारी ही चिंता करती हूँ। देखिएगा, शहर के अंधेरे से काजी जी दुबले होते हैं। दूती कहती है, हे महारानी, मुझे तो रात दिन तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारे विषय में चिंतन करके आई हूँ और एक प्रस्ताव लाई हूँ। और प्रस्ताव क्या है? कहियो हमारऊ जय सुनई। हे महारानी, यदि मेरा कहा सुनो, कहियो माने कहा हुआ, हमारऊ माने मेरा, हमारा, जय सुनई, जय माने यदि, जे, यदि मेरा कहना सुनो तो नीको पटुओ करी दे मीत। मैं एक सुंदर सा पटुआ तुम्हारा मित्र बना दूंगी। ये जैसलमेर में पटुओं की हवेलियां हैं, बड़े सुंदर युवा होता है। नीको पटुओ करी दे उम्मीद, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा मित्र बना देती हूँ, ला देती हूँ। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा ये यौवन, तुम्हारी जवानी उसके साथ में व्यतीत हो जाएगी। राजा कब आए कब नहीं आए, आए कि नहीं आए क्या पता। और राजा यदि वापस आता है तो उसके साथ में रह लीजिएगा। इन संबंधों को उजागर करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरा प्रस्ताव है कि तुम जीवन में इस तरह विरह में जलते हुए, रात दिन नैराश्य के समुद्र में डूबी हुई हमें अच्छी नहीं लगती हो। तुम्हारी हमें चिंता है। और दूती अपनी अक्ल के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से महारानी के सामने प्रस्ताव रखती है। हमारे विद्यार्थी इस बात को जाने, कथा को जब पढ़ेंगे, विशेष में इस काव्य में लिखिएगा, इसकी व्याख्या करते हुए, रानी दूती के प्रस्ताव को सुन करके क्रुद्ध होती है, क्रोधित हो जाती है। पतिव्रता है, एक पतिव्रत का पालन करने वाली है, अनन्य प्रेमिका है अपने पति की। वो प्रणय की रक्षा करने वाली है, प्रणय सूत्र में परिणय की वेदना को समझती है, उसके नियमों को समझती है। इसलिए वो किसी दूसरे का ध्यान भी नहीं आने देना चाहती। तो दूती को फटकारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने इस तरह का प्रस्ताव रखने की? मैं परमार वंशीय, परमार गोत्रीय राजकुमारी हूँ, और परमारों के घर की राजकुमारियों की ये निष्ठा रही है, उनका ये विरुद्ध रहा है, उनकी कीर्ति है, उनकी ख्याति है कि वो अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करती। इसलिए वो दूती को फटकार करके महल से निकाल देती है और आइंदा कभी भी उसके सामने नहीं आने का कहती है। राजकुमारी महारानी राजमती इस तरह से अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है और दूती अपना काम करती है। अगला पद, मयण की वेदन सही निशंक, काया लाई कोई न कलंक। चित्त मुड़ई घणो चढ़बड़ी, कुशल बड़े वउड़ाविया वर्ष 11। लाज मरदाज सुधन रही, सुजस पायो गोरी सकल संसार। ये रचनाकार महारानी राजमती के विरह के दिनों को किस तरह से उन्होंने बिताया और उनमें किन किन विरुद्धों का पालन किया, कैसे नियमों का पालन किया, किस तरह से अपने चरित्र को, अपने शील को, अपने सतीत्व को बचा करके रखा, उसका वर्णन करते हुए रचनाकार लिखता है, मयण की वेदन सही निशंक।
विरह की वेदना को, बिछोह की वेदना को, पति से अलग होने के दर्द को, दुख को, विपदा को, संकट को, उस कष्ट को महारानी राजमती ने निशंक होकर के, शंका से दूर होकर के, निडर होकर के उसको सहन किया। किसी तरह की शंका को, किसी तरह के भ्रम को, किसी तरह की आशंका को अपने आसपास नहीं आने दिया। पति से विछोह होकर के भी पातिव्रत धर्म का पूर्ण पालन करते हुए उस वेदना को सहा। काया लाई ये कोई न कलंक, लेकिन अपनी काया को, अपने शरीर को किसी तरह का कलंक नहीं लगने दिया। एक कदम भी इधर उधर डगमगाया नहीं। वो महारानी राजमती अपने पति के विरह में, पति के वियोग में भी अपने घर की, अपने कुल की, स्त्री धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए निष्कलंकित रहती है। किसी तरह का कलंक, किसी तरह का दाग अपने चरित्र पे नहीं लगने देती है। चित्त मुड़ई घणो चलवली, बहुत बार लोगों ने चित्त को मोड़ने की कोशिश की। मन में बहुत बार ऐसे विचार आए, चलवली, चित्त तो चलवड़ा है ना, चित्त तो चंचल है, मन तो चंचल है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चाले ये पलक पलक मन और, कबीर ने लिखा। तो मन, चित्त मुड़ई घणु चलवली, चित्त बहुत बार इधर उधर गया लेकिन मोड़ लिया। राजमती ने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपने पतिव्रत के उस प्रण पर अडिग होकर के अपने मन को, अपने चित्त को मोड़ करके वहीं लेकर के आ गई। कभी उसको चंचल नहीं होने दिया, कभी रास्ते से भटकने नहीं दिया, एक पल के लिए भी ऐसे विचार को आने नहीं दिया जहां पर वो अपने काया को, अपने शरीर को, अपने चरित्र को कलंकित कर दे। कुशल वउड़ावी या वर्ष 11, कुशलता के साथ में। वउड़ाविया माने बिताया, बोला दिया, बोलाना माने बिताना। ठाकुर जी को बोलाए, गणेश जी को बोलाए, बोलते ना, बोलाना माने बिता दे। कुशल वउड़ाविया वर्ष 11, 11 वर्ष तक कुशलता के साथ में व्यतीत की। लाज मर्यादा सु धन रही, धन धन्या को कहते हैं, धन्या माने पत्नी, राजस्थानी में कहते हैं धनी, बी को धनी, तो बा धन, यानी औरत है, पत्नी है, वो तो धन है, और पुरुष है, पति है, वो धनी है। तो लाज मर्यादा सु धन रही, वो धन, वो धन्या लाज और मर्यादा के साथ में, लज्जा और मर्यादा के साथ में रही। सुजस पायो गोरी सकल संसार, उसने सारे संसार में सुयस की प्राप्ति की। उस गौरी ने सुयस की प्राप्ति की, सुजस प्राप्त करते हुए उसने अपने जीवन को, स्त्री के जीवन को, पतिव्रता स्त्रियों के जीवन को संसार में सुयस दिलाया। उस महारानी की कथा को सभी याद करते हैं। वो राजा विशलदेव और महारानी राजमती, उनकी ये प्रेम कथा आज भी गृहस्थ जीवन के लिए प्रेरणा का काम करती है, आदर्श का काम करती है। आज के इस अध्याय में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी व्याख्याएं कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। पुनः पुनः आप सबके प्रति धन्यवाद।